बनता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न या एक नंबर का अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का बच्चों पूरा नाम जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो डीएनए का पूरा नाम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। दूसरा जो बच्चों यहाँ पे आपको पॉइंट देखना है, यह है मुख्य रूप से कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। यानी मान लीजिए कोई सेल है, सेल के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम तो ये कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो बच्चों आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो विद्युत गृह है, क्या होता है, विद्युत जो सेल होता है उसका विद्युत गृह होता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण में हिस्सा होता है। क्लोरोप्लास्ट की हिंदी बनती है हरित लवक। क्या बनेगी, हरित लवक। ठीक है, ये हरित लवक जो होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम डीएनए के मुख्य कार्य की बात करें कि डीएनए एक्चुअल में करता क्या है बच्चों, तो इसका मुख्य कार्य आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। अब ये आनुवांशिक जानकारी क्या होती है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं। यानी आनुवांशिक जानकारी का मतलब हो गया कि माता पिता से जो कुछ बातें होती हैं, यानी कुछ लक्षण होते हैं जो कहाँ से, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप यहाँ पे समझिए कि न्यूक्लियस किसको कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आपको क्या करना है, समझना है। तो अगर बच्चों हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, न्यूक्लियस होता है। यह कोशिका के डीएनए को सुरक्षित रखता है। यानी जो न्यूक्लियस होगा बच्चों वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कोशिका के डीएनए को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। अगला जो पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है बच्चों, जिम्मेदार होता है। तो आपने क्या देखा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है और डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, न्यूक्लियस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट किसको कहते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे जो हमको देखना है कि डीएनए की खोज कैसे हुई, यानी डिस्कवरी ऑफ डीएनए कैसे हुआ। ठीक है, यानी डीएनए की जो खोज हुई वो किस तरह से हुई, किस वैज्ञानिकों ने किया। तो देखिए अगर डीएनए की खोज की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, डीएनए की खोज की बात करें हम, तो जो डीएनए की खोज है और डीएनए का जो हिस्ट्री यानी इतिहास है, आप उसको दो प्रमुख चरणों में समझ सकते हैं। यानी डीएनए की खोज को और इसके इतिहास को आप दो प्रमुख चरणों में समझ सकते हैं। जो पहला स्टेप होगा, यानी पहला चरण जो होगा, पहले चरण जो खोज का होगा बच्चों, उसमें क्या है कि डीएनए की पहचान सबसे पहले 1869 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम था, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। उन्होंने इस कोशिकाओं के नाभिक से अलग कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए की पहचान सबसे पहले किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। कब किया था, 1869 में किया था। इन्होंने क्या किया था, कोशिकाओं के नाभिक से यानी सेल्स के न्यूक्लियस से इसको क्या किया था, अलग किया था। लेकिन इसको इन्होंने डीएनए जो नाम है ये इन्होंने नहीं दिया था, बल्कि डीएनए की जगह इन्होंने कहा था न्यूक्लिन बोला था। क्या बोला था, न्यूक्लिन बोला था। तो डीएनए की पहचान सबसे पहले 1869 में स्विस वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने की थी। उन्होंने इसे कोशिकाओं के नाभिक से अलग किया था और इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि डिस्कवरी जो थी वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी, लेकिन डीएनए टर्म जो है, डीएनए शब्द है, वो उन्होंने नहीं दिया था, बल्कि डीएनए की जगह उन्होंने न्यूक्लिन वर्ड दिया था। कौन सा वर्ड, न्यूक्लिन वर्ड दिया था। किन्होंने दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। अगर बच्चों दूसरा चरण आपको समझना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको बहुत आराम से समझना होगा कि जो सेकंड स्टेप है यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, यानी डबल हेलिक्स संरचना क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि पहला चरण जो है वो डीएनए की खोज सबसे पहले 1869 में स्विस वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने की थी। इन्होंने कोशिकाओं के नाभिक से अलग किया था, किसे, डीएनए को। और इन्होंने टर्म डीएनए नहीं दिया था, बल्कि नाम दिया था, एक स्पेशल नाम दिया था जिसे न्यूक्लिन कहा गया था। बच्चों आपको जो दूसरा चरण समझना है यह है डबल हेलिक्स संरचना। क्या है, डबल हेलिक्स संरचना यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको आपको समझना है। तो डीएनए की सटीक अनुवांशिक संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल की खोज 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक ने किया था।
ठीक है। तो यानी डीएनए की जो सटीक आनुवांशिक संरचना थी, यानी जो डीएनए एक्चुअल में करेक्ट डीएनए था, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो ये मॉडल वाटसन और क्रिक के नाम से भी फेमस है, लेकिन याद रखेंगे इनका पूरा नाम जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक था, ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में वाटसन और क्रिक कहा जाता है। इन्होंने जब डिस्कवरी 1953 में कर ली, इन्होंने सारी चीजें डीएनए के बारे में बता दिया, तब 1962 में यानी 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डिस्कवरी कब हुई थी? 1953 में, ठीक है। किन्होंने किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था, ठीक है। और 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था बच्चों। अब आगे अगर हम बात करें तो डीएनए की जो रासायनिक संगठन है, यानी डीएनए के जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। डीएनए अगर आप देखेंगे तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है बच्चों। डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अर्थात डीएनए कई न्यूक्लियोटाइड का समूह है, यानी डीएनए कई छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी डीएनए जो होता है पर्टिकुलर कोई अकेला डीएनए नहीं होता है, ये क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है बच्चों। किसका? न्यूक्लियोटाइड का जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप होता है। जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं किसका? डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपको बच्चों ये समझना है कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आपको ये समझना है कि न्यूक्लियोटाइड के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं बच्चों। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अर्थात डीएनए कई न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होता है, यानी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर किसका निर्माण होता है? डीएनए का होता है। यानी आप कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का क्या है? समूह है, या डीएनए कई न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब आपको ये समझना है कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं। तो याद रखेंगे न्यूक्लियोटाइड के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं बच्चों। पहला जो होता है वो फॉस्फेट समूह होता है, दूसरा पेंटोज शर्करा यानी पेंटोज शुगर होती है, और तीसरा नाइट्रोजन क्षारक होता है। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? फॉस्फेट समूह को। किसको? फॉस्फेट समूह को बोलते हैं। साथ ही साथ पेंटोज शुगर को बोलेंगे, और नाइट्रोजन बेस, यानी ये जब तीनों आपस में मिल जाते हैं बच्चों तो इसी को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड अलग होता है। तो ये जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक होते हैं तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होगा। क्लियर है? यानी फॉस्फेट समूह और पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक ये आपस में जब मिल जाते हैं तो इनको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं बच्चों। क्लियर है? अगर आप फॉस्फेट समूह को हटा दीजिए, सिर्फ पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक रहेंगे तो इनको न्यूक्लियोसाइड के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके फॉस्फेट समूह, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक को हम क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। तो पहला आपको फॉस्फेट समूह पढ़ना है, यानी फॉस्फेट ग्रुप पढ़ना है। ध्यान रखना है यह शर्करा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ये शुगर से जुड़ा होता है, और यह न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को आपस में जोड़कर एक मजबूत शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है। बैकबोन का मतलब मजबूत एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कारण ये डीएनए को अम्लीय एसिड प्राप्त करता है। तो फिर से समझिएगा, यह शर्करा से जुड़ा रहता है। कौन? फॉस्फेट समूह। और यह न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को आपस में जोड़कर एक मजबूत शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है, और डीएनए को अम्लीय यानी एसिडिक नेचर क्या करता है? प्रोवाइड करता है बच्चों। तो बच्चों वो आपको मैं डीएनए में फॉस्फेट समूह को समझा रहा हूँ। देखिए समझिएगा कि जो डीएनए होता है बच्चों, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है? इस तरह का डीएनए बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इस तरह से क्या होता है? डीएनए बना होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एडेनिन जो होगा वो थायमिन से जुड़ेगा, फिर साइटोसिन क्या होगा? ग्वानिन से जुड़ेगा, फिर एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, फिर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। तो जो आप रेड पेन से जो आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, यही क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये कह रहे हैं ये शर्करा से जुड़ा रहता है, और ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को आपस में जोड़कर एक मजबूत शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है। क्लियर है? तो डीएनए में ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, यही क्या कहलाता है? फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो अगला जो आपको समझना है वो समझना है नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। तो यह एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। नाइट्रोजनी क्षार की बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, तो यह एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो शर्करा से जुड़ा रहता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी जस्ट आप डीएनए का स्ट्रक्चर जब बना रहे थे आप, ठीक है,
ये देखिए हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बना लिया। तो यहाँ पे ये था, आप समझिएगा कि एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ा है, और जो साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा किससे, ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एडेनिन और ये थायमिन है, साइटोसिन और ग्वानिन है, यही सब क्या है, नाइट्रोजनी क्षार हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि यह एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो शर्करा से जुड़ा रहता है। यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एडेनिन और ग्वानिन को, किसको, ए और जी को, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन को हम क्या कहते हैं, प्यूरिन समझते हैं। क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। वहीं थायामीन और साइटोसिन को, किसको, थायामीन और साइटोसिन को पिरिमिडिन के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रोजन जो क्षार होते बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन जो क्षार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। आपको ये ध्यान देना है, पहला जो होगा वो क्या होगा, प्यूरिन होगा, दूसरा क्या होगा, पिरिमिडिन होगा। ठीक है, तो आप समझिएगा। ठीक है, देखिए जो नाइट्रोजन क्षार है, कौन से, नाइट्रोजन बेस है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें, प्यूरिन और पिरिमिडिन में। किसमें बच्चों, प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। अब प्यूरिन के अंतर्गत कौन आएगा, एडेनिन और ग्वानिन आएंगे। ठीक है, वहीं साइटोसिन और किसमें, साइटोसिन और थायामीन, ये किसके अंतर्गत आएंगे, पिरिमिडिन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप पिरिमिडिन देख सकते हैं, ये पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, ये यूरासिल है। थायमिन की जगह जब आप डीएनए की जगह आरएनए पढ़ते हो तो थायमिन की जगह कौन आता है, यूरासिल आ जाता है। ठीक है, तो जब आप क्या पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे तो थायमिन की जगह कौन आ जाएगा, यूरासिल आ जाता है। ठीक है बच्चों, वहीं अगर हम प्यूरिन की बात करें तो आप प्यूरिन देख सकते हो, एडेनिन है और ये ग्वानिन है। पिरिमिडिन और प्यूरिन में आपको एक चीज का अंतर समझ में आ रहा होगा कि जो पिरिमिडिन है बच्चों, ठीक है, वो क्या है, सिंगल साइकिल है, यानी एक चक्री है। कैसे हैं, ये क्या है, एक चक्री है। वहीं अगर हम प्यूरिन की बात करें तो ये क्या है, द्विचक्री हैं बच्चों, और इनको विषम साइकिल भी बोल सकते हो आप। विषम साइकिल का मतलब हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप कार्बन, ये जितने भी कॉर्नर हैं ये सारे के सारे बच्चों क्या है, कार्बन है। ये जितने कॉर्नर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या है, विषम साइकिल इसलिए हो जाता है, यानी एक से ज्यादा यहाँ पे क्या है, कंपाउंड उपस्थित है। तो पिरिमिडिन जो होगा वो एक चक्रीय होगा, और जो प्यूरिन होगा वो विषम चक्रीय होगा। तो ये पिरिमिडिन और प्यूरिन का क्या है, स्ट्रक्चर। बच्चों आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट शेडिंग है, वो शर्करा यानी पेंटोज शुगर। ठीक है, क्या नाम है, पेंटोज शुगर यानी पेंटोज शर्करा के बारे में बात करना है। तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शर्करा। पेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसी शर्करा जिनमें 5 कार्बन हो। तो याद रखेंगे 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। डीएनए में ये क्या कहलाती है, डीऑक्सीराइबोज कहलाती है, और आरएनए में इसको राइबोज कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों कि शर्करा जो होती है वो 5 कार्बन वाली होती है, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। यह 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, ये डीएनए में अगर उपस्थित होगी तो इसको डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे, और आरएनए में होगी तो इसको राइबोज शर्करा बोलेंगे। ठीक है, आइए इसको डीऑक्सी और राइबोज क्यों बोलते हैं समझिएगा। डीएनए में इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, जबकि आरएनए में इसको राइबोज बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कार्बन कैसे होगा, पहले इसको समझिए। ये कॉर्नर 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन, और दैट 5वां कार्बन। ठीक है, इसमें ऐसा भी, इसमें भी देख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन। तो ये 5 कार्बन वाली शर्करा हो गई बच्चों। ठीक है, ये देख सकते हो CH2H यहाँ पर भी है, CH2H यहाँ पर भी है। पहला स्ट्रक्चर राइबोज का है और दूसरा क्या है, डीऑक्सीराइबोज का है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, क्लियर है, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। दोनों स्ट्रक्चर अभी तक लगभग क्या है, समान है। लेकिन अगर आप इसको पहला कार्बन मानते हो और इसको दूसरा कार्बन मानते हो, ठीक है, तो पहले और दूसरे, देखिए राइबोज होगा तो राइबोज के दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है। कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप जुड़ा होता है। जबकि डीएनए में जो पाया जाने वाला डीऑक्सीराइबोज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। आपने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हटा दिया। तो इंग्लिश में बोलते हैं डी एलिमिनेट करना। क्या करना, डी एलिमिनेट करना। ठीक है, तो एलिमिनेट का मतलब होता है बच्चों हटाना। तो यहां से डी शब्द वहां से आया है, आपने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, इसलिए इसको बोलते हैं डी ऑक्सी। ठीक है, डी बोलते हैं, और किसको रिमूव किया, ऑक्सीजन को, इसलिए इसको ऑक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सी। तो आपने ऑक्सीजन को हटाया है, इसलिए यहां पे नाम जुड़ जाता है डी ऑक्सी। अब ये कौन सी शर्करा है, राइबोज शर्करा है। क्लियर है, इतनी सी बात आपको याद रखना है कि जो शर्करा होती है
ये 5 कार्बन की होती है, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। यह डीएनए में होगी तो डीऑक्सीराइबोज होगा, और आरएनए में होगा तो बच्चों ये राइबोज शर्करा होगी। अब ऐसा क्यों होता है हमने इसको समझ लिया है। आगे जो शुगर के बाद बच्चों आपको जो पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही डीएनए को बहुत अच्छे से बच्चों क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। वाटसन का क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल, इसको बी डीएनए मॉडल के नाम से भी हम जानते हैं, बी डीएनए मॉडल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। एक बार नीट में ये क्वेश्चन क्या हुआ था, पुट अप हुआ था कि जो वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल है उसका दूसरा नाम क्या है, बी डीएनए मॉडल भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिक्स मॉडल है आपको नाम से क्लियर है, किसने दिया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। कब दिया था, 1953 में। हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। डीएनए की संरचना को समझाने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था हमको। ठीक है बच्चों, यानी डीएनए के मॉडल को समझाने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल आया था। किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। ठीक है, और आपको जैसा पता है कि 1962 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये बताते हैं कि जो डीएनए है एक्चुअल में है कैसा। तो ये कह रहे हैं कि डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी की तरह दोहरी कुंडली ये वाली क्या है, संरचना है। इनके अनुसार डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी की तरह दोहरी कुंडली के रूप में होती है, या दोहरी कुंडली जैसी संरचना होती है। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये पहली कुंडली हो गई, ठीक है, और ये क्या है, दूसरी कुंडली हो गई। ये डीएनए वाटसन और क्रिक का मॉडल है डीएनए वाला। ठीक है, यानी डबल हेलिक्स का मॉडल यही है जिसे क्रिक और वाटसन ने दिया था। तो पहला आपको देख सकते हो ये पहला कुंडली है, और ये क्या है, दूसरी कुंडली है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ये सीढ़ी की घुमावदार जैसी है। कैसी है, ये बिल्कुल सीढ़ी की घुमावदार जैसी है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको समझे तो ये क्या था, फॉस्फेट था। ठीक है, अब ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार है आपस में मिले हुए, जैसे एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बच्चों समझ लीजिए, हमने ऊपर डिस्कस किया था, फिर से समझ लीजिए। ये आपको बेस पेयर को समझा दे रहा है। ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ठीक है, ये क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। अगर हम बात करें जो रेड कलर से दिख रहा है वो क्या है, साइटोसिन है। जो आपको इस कलर से दिख रहा है वो क्या है, थायामीन है। ठीक है, वहीं आपको हल्का सा दिख रहा होगा जो कलर, वो क्या है, एडेनिन है। और ये जो आपको इस कलर का दिख रहा है ये क्या है, ग्वानिन है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये देखिए साइटोसिन है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ता है। एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा किसके, थायामीन के साथ जुड़ता है। फिर ये साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है, फिर एडेनिन डबल बॉन्ड थायामीन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थायामीन। ठीक है, इस तरह से ये अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये आपको जो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं ये एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल में फिर से देख लीजिए कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना को समझाने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, इनके अनुसार डीएनए घुमावदार सीढ़ी की तरह दोहरी कुंडली के रूप में होती है। इस खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, अब कुछ इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करें, विशेषताओं के बारे में हम बात। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कैसी होती हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं बच्चों। ये डीएनए अणु दोहरे धागे या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। ये धागे एक दूसरे के चारों तरफ क्या होते हैं, लिपटे होते हैं। वहीं दूसरे की बात करें बच्चों तो ये शर्करा फॉस्फेट बैकबोन होता है, यानी सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। दोनों श्रृंखलाओं के बाहरी किनारे डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट से क्या होते हैं, बने होते हैं बच्चों। वहीं जो तीसरा होता है वो नाइट्रोजन युक्त क्षारक यानी नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। सीढ़ी के डंडे या पायदान के चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, युक्त क्षारकों से बने होते हैं, यानी सीढ़ी के डंडे या पायदान चार प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारकों से बने होते हैं, जिन्हें एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और ग्वानिन के नाम से बच्चों हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और ग्वानिन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। आप ऊपर डायग्राम फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप समझिए। ठीक है, ये इसी चीज को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, इसी चीजों को हमने क्या किया था बच्चों, डिस्कस किया था। देख सकते हैं बच्चों ये दोहरे धागे के रूप में क्या है, इस तरह से क्या होता है, ये लिपटा होता है। ठीक है, और ये डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है।
आप देख सकते हो ये डीएनए का जो किनारा है, ठीक है, ये जो डीएनए का बच्चों क्या है, किनारा किससे बना है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना है, यानी शुगर फॉस्फेट से बना है, ठीक है, इसलिए इसको बैकबोन बोलते हैं, क्योंकि ये इसको क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो वही लिखा हुआ देखिए, शर्करा फॉस्फेट बैकबोन, दोनों श्रृंखलाओं के बाहरी किनारे डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट से बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, दोनों किससे बने हुए हैं, ये फॉस्फेट से बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है, क्योंकि ये मजबूती प्रदान करते हैं। तो किससे बने हैं, फॉस्फेट से बने होते हैं। आप देख सकते हो ये सीढ़ी जैसे पायदान आपको नजर आ रहे होंगे बच्चों, ठीक है, कैसे, ये सीढ़ी जैसे क्या नजर आ रहे हैं, पायदान नजर आ रहे होंगे, यही नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है, इन्हीं को नाइट्रोजन क्षार या बेस पेयर बोला जाता है, जिनको एडेनिन, थायामिन, ग्वानिन और साइटोसिन के नाम से जानते हैं बच्चों। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की मुख्य विशेषताओं को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहला, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, शर्करा फॉस्फेट बैकबोन हो गया, फिर नाइट्रोजन युक्त क्षारक हो गए, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें कि पूरक क्षारक युग्मन क्या होता है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री बेस क्या होता है, ठीक है। याद रखेंगे, क्षारक हमेशा निश्चित जोड़े बनाते हैं, यानी क्षारक जो होंगे हमेशा फिक्स अपने जोड़े से क्या होंगे, वो ऐड होंगे, यानी जैसे एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, ठीक है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के द्वारा, वहीं साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। और ये जो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो, ये एक्चुअल में कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। कौन सा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये देखिए, एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, थायमिन के साथ जुड़ा है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ जाएगा, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से जुड़ेगा। ये फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, अपने अपने बेस पेयरों के साथ ये क्या करते हैं बच्चों, जुड़ते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों को यहाँ पे क्या कहा गया है, कंप्लीमेंट्री बेस या पूरक क्षार युग्मन के नाम से कहा गया है, ठीक है। अगला जो आपको पढ़ना है वो है एंटी पैरेलल पोलैरिटी, या इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी को क्या समझते हैं, समझिए। अगर मान लीजिए एक डीएनए है, मैं छोटा सा डीएनए आपको बना दे रहा हूं, पहला ये हो गया कुंडली और दूसरा क्या हो गया, ये वाली कुंडली हो गई, ठीक है। अगर पहली वाली कुंडली बच्चों मान लीजिए, ठीक है, पहली वाली जो कुंडली है वो 3 डैश से शुरू हो रही है, किससे शुरू हो रही है, 3 डैश से, और ये जाएगी कहां तक, 5 डैश तक, ठीक है। जबकि वहीं दूसरी वाली जो कुंडली होगी, ये वाली कुंडली, ठीक है, दूसरी वाली जो कुंडली होगी ये जस्ट इसके उल्टा शुरू होगी, यानी 5 डैश से 3 डैश तक जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आप पहले वाले को 5 डैश और 3 डैश मानते हो तो दूसरे को क्या 3 डैश और 5 डैश मानना पड़ेगा, यानी पहले वाले का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो दो कुंडलित होता है, दो लड़ियों से मिलकर बना होता है। तो आइए देखिए, पहली लड़ी और ये दूसरी लड़ी, अगर ये 3 to 5 डैश जा रहा है तो ये कहां जाएगा, 5 डैश टू 3 डैश, सॉरी हाँ 3 डैश जाएगा, क्लियर है। तो इसी को एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोलते हैं। तो दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। यदि एक स्ट्रैंड 3 से 5 दिशा में होगी तो दूसरी 5 से 3 दिशा में होगी, ठीक है। अगर अब बच्चों हम बात करें कुंडली के आकार की, बात करें किसकी बात करें, कुंडली के आकार की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, कुंडली के आकार। तो कुंडली के आकार में डायमेंशन ऑफ हेलिक्स में बात करें तो प्रत्येक घुमाव या पूर्ण टर्न में जो होता है बच्चों, किस में होता है, मीटर में होता है, लंबाई मीटर में नापी जाती है, जिसका मान होता है 3.4 नैनोमीटर तक हो सकती है। यानी प्रत्येक घुमाव या पूर्ण टर्न कितना होगा, 3.4 नैनोमीटर होती है। और प्रत्येक घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं, इसलिए दो निकटवर्ती क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। तो समझिए, ये एक छोटा सा डायग्राम आप समझिएगा बच्चों, ठीक है, क्या समझिएगा, एक छोटा सा डायग्राम आप समझिएगा किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो एक पूर्ण टर्न किसको कहते हैं, यहां से यहां तक का ये जो टर्न है ये पूर्ण टर्न होता है बच्चों, ठीक है। इसको हम मानते हैं इसका 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दो क्षार हैं, ठीक है, यानी दो क्षारों के बीच का जो होगा वो कितना होगा, अगर टोटल कितने 34 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 बेस पेयर में कितने 34, तो 2 में कितना हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, कितना हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर आप डीएनए के व्यास की बात करें, यानी ये वाली इस वाली दूरी की बात करें तो ये कितना होता है बच्चों, ये 20 एंगस्ट्रॉम यानी 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कि डीएनए का पूर्ण घुमाव जो होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर नैनोमीटर में नापोगे तो 3.4 नैनोमीटर होता है। वहीं अगर हम बात करें कि दो लगातार बेस पेयर्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होता है। अगर डीएनए के व्यास की बात करें, ठीक है, ये देखिए व्यास है डीएनए का, डीएनए के व्यास की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या फिर 2.0 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप फिर से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है।
आप देखिए आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस पूरे बेस को लेके चलते हो तो ये कितना माना जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम माना जाएगा, क्लियर है। अगर इसके व्यास की बात करें तो ये कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है, क्लियर है। अगर हम दो की, यानी ये देखिए दो है ना, दो बेस पैरों के बीच की दूरी ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, क्लियर है। इसी बात को ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, डीएनए के कुछ प्रमुख कार्य हैं बच्चों, डीएनए के क्या है, कुछ प्रमुख कार्य हैं। उनमें पहला है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। इसका मतलब हो गया कि माता पिता के जो लक्षण होंगे वो संतान में स्थानांतरित करना किसका काम है, डीएनए का काम है। यानी माता पिता से बच्चों में लक्षणों को स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, और ये कार्य किसका है, डीएनए का है। दूसरा प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन, कोशिका विभाजन के समय डीएनए अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है जिससे नई कोशिकाओं को समान जेनेटिक कोड मिल सके। यानी ये मान लीजिए डीएनए है तो ये अपने जैसे दूसरा स्ट्रक्चर भी बना लेता है, ठीक है, यानी अपनी जैसी प्रतिकृति बना लेता है, यानी जेरोक्स कर लेता है। वहीं अगर बात करें प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो ये डीएनए का ही काम है एक तरह से। डीएनए आरएनए को निर्देश देता है और आरएनए शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाता है। इसे ही सेंटर ऑफ डोग्मा कहा जाता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि डीएनए क्या करता है, आरएनए को संदेश देता है कि भैया आप क्या बनाइए, प्रोटीन बनाइए। तो डीएनए क्या करेगा, मैसेज देगा आरएनए को, और आरएनए किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन को निर्माण करेगा। तो इसे ही सेंट्रल ऑफ डोग्मा कहा जाता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन की बात करें तो कभी कभी डीएनए में अचानक बदलाव आते हैं जिससे जीवों में नए लक्षण पैदा होते हैं, और यही विकास क्या होता है, आधार होता है। यानी एवोल्यूशन का क्या होता है बच्चों, आधार होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये उत्परिवर्तन हो गया, प्रोटीन संश्लेषण हो गया, रेप्लिकेशन हो गया और हेरिडिटी हो गई। ये डीएनए के बच्चों क्या है, कुछ प्रमुख कार्य हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।